हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल मानसूर और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसको हम एटम बोलते हैं। बेसिकली हमने जब हम पढ़ रहे थे तभी हमने एटम को डिस्क्राइब किया था कि द स्टेबल पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन सच स्टेबल और अनस्टेबल पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। वो पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले या ना ले, ऐसे स्टेबल पार्टिकल ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली एटम बोलते हैं। तो एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा? कौन से एटम होंगे जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे? वो एटम जो अनस्टेबल होंगे, जिसकी एनर्जी बहुत लार्ज होगी, वो एटम अनस्टेबल एटम होंगे। वो एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। और वो एटम जो स्टेबल होते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है पहले से ही, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो ऐसा स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी एंड केमिकल रिएक्शन में हिस्सा या ना ले ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली एटम बोलते हैं। अगर हम इस एटम को देखेंगे, इस एटम के दो पार्ट होते हैं। एक सेंट्रल पार्ट होता है जो सेंट्रल एटम के अंदर मौजूद होता है, उस सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियर पार्ट या क्या बोलते हैं? बेसिकली न्यूक्लियस बोलते हैं। और एक दूसरा पार्ट होता है जो न्यूक्लियस के बाहर होता है। इस न्यूक्लियस के बाहर वाले पार्ट को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कौन होता है? बेसिकली ऑर्बिट या शेल होता है। तो ये ऑर्बिट या शेल है, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये दोनों पार्ट मिलके किसको बनाते हैं? एक एटम को बनाते हैं। इसमें सेंट्रल पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियस। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट या सराउंडिंग पार्ट क्या होता है? ऑर्बिट या शेल होता है। अगर हम इस न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे, इस न्यूक्लियस के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहते हैं। और इस ऑर्बिट के अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इसके अंदर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहते हैं। तो एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पर इसके अंदर भी पार्टिकल्स रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एक ऑर्बिट के अंदर और दूसरा सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल रहते हैं, वो दो पार्टिकल होते हैं। एक पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और दूसरा पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। ये दोनों पार्टिकल होते हैं जो किसके अंदर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और ऑर्बिट के अंदर एक पार्टिकल रहता है, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? बेसिकली ऑर्बिट के अंदर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के किस पार्ट में रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये दोनों पार्ट और इसके पार्टिकल कंबाइन होकर किसको बनाते हैं? एक एटम को बनाते हैं। एटम का सेंट्रल पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। उसमें कौन से पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटम का सराउंडिंग पार्ट कौन सा होता है? ऑर्बिट या शेल। उसके अंदर कौन से पार्टिकल रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर हम इन पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि प्रोटॉन कौन सा पार्टिकल होता है? बेसिकली वो पार्टिकल जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और पॉजिटिव चार्ज कितनी हो? प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतनी उसके पास क्या हो? चार्ज हो। और उसके मास कितना हो? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg। और उसको रिप्रेजेंट करें जैसा कि जैसा कि ये प्रोटॉन है और इसके पास कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। इसलिए इसकी सिंबल क्या रखते हैं हम? P+। तो वो पार्टिकल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो कितनी? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और मास हो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और उसकी सिंबल क्या हो? P+। ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली प्रोटॉन। और ये पार्टिकल किधर रहता है? बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और एक दूसरा पार्टिकल होता है जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये लफ्ज न्यूट्रॉन हमें खुद बताता है न्यूट्रलिटी को। ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं हो, यानी ये न्यूट्रल हो। और उसका मास कितना हो? 1.66 इंटू 1.6678 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जैसा कि ये न्यूट्रॉन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हम n0 से। तो ऐसा पार्टिकल जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं हो, वो न्यूट्रल हो। और मास के हिसाब से उसका मास 1.6678 इंटू 10⁻⁻27 kg हो और उसके सिंबल n0 हो। ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो ये प्रोटॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मास उसका इतना होता है और सिंबल क्या होती है? P+।
और दूसरा पार्टिकल क्या होता है न्यूट्रॉन, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होती है और मास इसका इतना होता है, उसकी सिंबल क्या होती है n0। ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन। और ये दोनों पार्टिकल किसके अंदर रहते हैं बेसिकली एटम के सेंट्रल पार्ट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर कौन से पार्टिकल रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कौन से पार्टिकल रहे हैं जिसके ऊपर कौन सी चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है 1.66 × 10⁻27 kg। और सिंबलिकली इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं P+ से। ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं प्रोटॉन। और वो पार्टिकल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मास के हिसाब से 1.667 × 10⁻27 kg है, और सिंबल उसके नॉट। ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, दोनों एटम के कौन से पार्ट को बनाते हैं सेंट्रल पार्ट को, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम ऑर्बिट के अंदर आएंगे तो ऑर्बिट के अंदर एक और पार्टिकल रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा पार्टिकल जो एटम के ऑर्बिट के अंदर मौजूद हो और उसकी चार्ज कितनी हो चार्ज नेगेटिव हो और वो कितनी हो -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। देखा जाए तो इसकी चार्ज किसके बराबर है, इस प्रोटॉन की चार्ज के बराबर है, पर इसकी चार्ज नेगेटिव है और उसकी चार्ज पॉजिटिव है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, पर चार्ज की सिंबल कौन सी होती है नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो कितनी हो -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास के हिसाब से इसका मास कितना हो 9.11 × 10⁻31 kg, और इसकी सिंबल क्या हो E। जैसा कि चार्ज नेगेटिव है E नेगेटिव, ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऐसा पार्टिकल जो एटम के ऑर्बिट में रहे, जिसकी चार्ज प्रोटॉन के बराबर हो पर उसका वैल्यू किस में हो नेगेटिव में हो, और उसके अलावा उसका मास कितना हो 9.11 × 10⁻31 kg, और सिंबल के हिसाब से उसकी सिंबल क्या हो E नेगेटिव। ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो किस में रहता है ऑर्बिट के अंदर रहता है। तो एटम के दो पार्ट, एक सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस और सेंट्रल के सराउंडिंग पार्ट एक्सटर्नल पार्ट ऑर्बिट या शेल। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट के अंदर कौन से पार्टिकल रहते हैं इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन कौन से पार्टिकल होते हैं जिसकी चार्ज पॉजिटिव होती है, वैल्यू कितना होता है +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है 1.66 × 10⁻27 kg, और सिंबलिकली उसको किससे रिप्रेजेंट करें P+ से। ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं प्रोटॉन। और ऐसा पार्टिकल जो चार्ज के हिसाब से 0 हो, यानी उसकी चार्ज 0 हो और न्यूट्रल हो, और मास के हिसाब से 1.66 × 10⁻27 kg, और सिंबल के हिसाब से n0 से रिप्रेजेंट करें, ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन। ये दोनों किस में रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और वो पार्टिकल जिसकी चार्ज नेगेटिव हो और उसका वैल्यू प्रोटॉन के बराबर हो पर चार्ज नेगेटिव हो, कितनी हो -1.602 × 10⁻19 कूलम, और मास के हिसाब से उसका मास कितना हो 9.11 × 10⁻31 kg, और सिंबलिकली उसको E- से रिप्रेजेंट करें, ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। वो किस में रहता है ऑर्बिट के अंदर रहता है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस ऑर्बिट के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो पहला ऑर्बिट होता है उसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट को हम कर्नेल बोलते हैं। कर्नेल बेसिकली कौन होता है कर्नेल बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसने बेसिकली एटम के पहले ऑर्बिट को डिस्कवर किया। तो एटम के पहले ऑर्बिट को जैसा कि कर्नेल ने डिस्कवर किया, इसलिए हम एटम के पहले ऑर्बिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं K से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद दूसरे ऑर्बिट एटम के अंदर दूसरे पाथ भी डिस्कवर हुए। उस दूसरे पाथ का जो नाम होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया। तो दूसरा जो ऑर्बिट होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं L से, तीसरे ऑर्बिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं M से। तो बेसिकली एटम का जो एक्सटर्नल पार्ट है उसका पहला जो पार्ट यानी ऑर्बिट है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं K से, यानी पहले ऑर्बिट को हम K शेल बोलेंगे, K ऑर्बिट बोलेंगे, और दूसरे शेल को L शेल, तीसरे को M, फोर्थ को N, और जाते जाते जो आखिरी शेल होगा वो बेसिकली कौन सा होगा Q होगा। तो एटम के अंदर बेसिकली ओवरऑल
7 शेल होते हैं, 7 ऑर्बिट होते हैं। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्बिट का जो सम होता है वो बेसिकली एटम का क्या होता है, पीरियड होता है। तो पेरियोडिक टेबल आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक पेरियोडिक टेबल के अंदर ओवरऑल पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्यों 7 होते हैं, क्योंकि एटम के अंदर ऑर्बिट का सम ही कितना होता है, बेसिकली 7 होता है। ठीक है, तो एटम के अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होते हैं ऑर्बिट, वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। जिसमें पहला कौन होता है, बेसिकली के, क्यों इसको पहले को किसने डिस्कवर किया था, कर्नेल ने, इसलिए पहले ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, के। दूसरे ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, एल शेल। तीसरे ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एम। चौथे को एन। 5 को ओ। 6 को पी। 7 को क्या बोलते हैं, क्यू। ये ओवरऑल 7 ऑर्बिट होते हैं एटम के अंदर। और इस ऑर्बिट के अंदर कौन रहते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम इन ऑर्बिट के अंदर के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एन ऑर्बिट, ओ, पी, क्यू, इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करें, अरेंज करें। इस अरेंजमेंट को हम बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसा कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिट के अंदर कौन अरेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर रहते हैं, ऑर्बिट एक नहीं होता, ऑर्बिट ओवरऑल 7 होते हैं, के से लेके क्यू तक। इस इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ये एक जैसे नहीं होते हैं, इसका नंबर मुख्तलिफ होता है। तो इन ऑर्बिट के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो एक साइंटिस्ट था, 2 साइंटिस्ट थे, एक बोहर था और दूसरा बरी। ये बोहर और बरी ये दोनों साइंटिस्ट थे, जिसने एक जनरल फार्मूला बनाया जिसके जरिए हम ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसलिए वो फार्मूला कौन सा था, 2n²। जब हम एटम के शेल को स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, कितने ऑर्बिट के अंदर हम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को 2n² को, जैसे कि बोहर और बरी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इस 2n² को हम, इस फार्मूले को बोहर बरी स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोहर बरी स्कीम। बोहर बरी स्कीम क्या होती है, बेसिकली ये फार्मूला होता है, किसने दिया था, बोहर और बरी ने। इस फार्मूले के जरिए हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर, के से लेके क्यू ऑर्बिट के अंदर। ऐसे फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, 2n²। और इससे इलेक्ट्रॉन जो अरेंज करते हैं, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसमें जो n है ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ शेल। अगर पहला शेल होगा, हमने डिस्कस किया था, पहला शेल कौन सा होगा, के शेल होगा, यानी n क्या रिप्रेजेंट करता है, शेल को। ये पहला जो शेल है वो उसका नंबर 1 है, वो नंबर 1 शेल कौन सा है, के शेल है। अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे, इस फार्मूले के हिसाब से 2n²। जैसा कि n फर्स्ट शेल है, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो इसका 1 जवाब आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी पहला जो शेल होता है, पहला जो ऑर्बिट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा शेल होता है, उस दूसरे शेल को हम क्या बोलते हैं, एल शेल बोलते हैं। अगर हम इस एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो इस एन के अंदर हम इस शेल का नंबर पुट करेंगे तो एन का, एल शेल में एन का नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, 4। 4 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। यानी जो एल शेल होता है, दूसरा शेल होता है, उसके अंदर मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। उसके बाद जो एम शेल है, जो तीसरा शेल है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, 2n² के साथ। इसमें एन का वैल्यू कितना है, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। यानी जो तीसरा शेल होता है, तीसरा ऑर्बिट होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने हम अरेंज कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो चौथा शेल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन शेल बोलते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकेंगे, अगेन 2n² के फार्मूले के जरिए हम फाइंड करेंगे। इसमें एन क्या है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 32। तो n के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकेंगे, 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल हो सकेंगे। उसके अलावा जो n शेल होता है, जिसको हम o शेल बोलते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकेंगे, तो अगेन 2n² को अप्लाई करेंगे। इसमें n का वैल्यू क्या है, 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने मिलेगा हमें, 15 मिलेगा। यानी जो ओ शेल होता है उसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो छठा शेल होता है, 6th शेल होता है,
जिसको हम P बोलते हैं, इसका n का वैल्यू कितना है 6, 6 को 6 से स्क्वायर करेंगे तो 36 बनेगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 78। यानी P शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 72 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। उसके अलावा आखिरी शेल कौन सा है Q शेल, इसका n का वैल्यू कितना है 7 और 7 को स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 98। तो पहला शेल होता है फर्स्ट शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकेंगे 2, उसके अलावा L के अंदर 8 और उसके अलावा जो M है उसके अंदर 18, N के अंदर 32, O के अंदर 50 और P के अंदर 72 और Q के अंदर 98। ये जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं हम हर एक ऑर्बिट के अंदर बाय अप्लाइंग 2n स्क्वायर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो ऑर्बिट के अंदर हम ये जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ये इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो फिल होते हैं ये एक जैसे फिल नहीं होते हैं, एक नंबर में फिल नहीं होते हैं, हर एक ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ फिल होते हैं। इस फिलिंग वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस जो फार्मूला होता है उसको हम बहुत बड़ी स्कीम बोलते हैं, जिसके जरिए हम इन ऑर्बिट के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसकी सिंबल E माइनस है और मास 9.11 इंटू 10⁻³ kg है, इसको अरेंज करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम पहले शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ शेल के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ शेल के अंदर 72 इलेक्ट्रॉन और सेवंथ शेल के अंदर 98 इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे। तो इस अरेंजमेंट को 2n स्क्वायर के साथ जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट के अंदर, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट में अंदर ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इस अरेंजमेंट के साथ रहते हैं। वो अरेंजमेंट फाइंड करेंगे 2n स्क्वायर के साथ। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के मास को देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। अगर हम इस एटम के मास को देखेंगे, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको हम देखेंगे तो इसका मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। -31 बताता है कि इसके बाहर हम 31 जीरो लगाएंगे, 31 जीरो लगाएंगे तो 0.00000 यानी 31 आगे से जीरो लगाएंगे, आखिर में 911 आएगा। तो बेसिकली अगर हम इसको ओवरऑल राउंड ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना बनेगा ओवरऑल 0 बनेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोच टू कितना होता है 0 होता है। ओवरऑल मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये इतना स्मॉल होता है जो हम इसको कितना मानते हैं अप्रोचेस टू 0 मानते हैं। क्यों अप्रोचेस टू 0 मानते हैं? क्योंकि ये इसका मास -31 kg है। -31 का मतलब है कि इसके आगे कितने जीरो आएंगे 31 जीरो आएंगे। 31 जीरो आएंगे तो इसका मास अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि एटम के अंदर जो मास है, एटम के मास में कौन सा पार्टिकल कंट्रीब्यूट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि उसका खुद का मास अप्रोचेस टू क्या होता है बेसिकली 0 होता है। खुद का मास क्या होता है अप्रोचेस टू 0 होता है। इसलिए जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्बिट के अंदर रहते हैं ये कभी भी एटम के मास में कंट्रीब्यूट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोचेस टू 0 है, ये एटम के मास में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। यानी ये ऑर्बिट जो है, जो एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए जिसमें हम इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं, ये एटम के मास में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल रहते हैं उसका मास अप्रोचेस टू क्या होता है 0 होता है। पर अगर हम देखेंगे एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, उसके अंदर कितने पार्टिकल रहते हैं 2 पार्टिकल रहते हैं, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है न्यूट्रॉन। अगर हम देखेंगे तो इसका मास जो है होता है बेसिकली प्रोटॉन का 1.66 × 10⁻27 kg होता है और न्यूट्रॉन का मास 1.6678 × 10⁻27 kg होता है। -27 लार्ज है, -31 कम है। अगर हम देखेंगे ये जो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा होता है? अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। कितना टाइम्स ज्यादा होता है 1836 टाइम्स प्रोटॉन का मास ग्रेटर होता है किससे इलेक्ट्रॉन से। उसके अलावा अगर हम न्यूट्रॉन को देखेंगे तो बेसिकली अगर हम न्यूट्रॉन को देखेंगे
तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, कितना दफ़ा ज़्यादा होता है, 1842 टाइम्स जो होता है बेसिकली न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। जैसा कि प्रोटॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है 1836 टाइम्स, और न्यूट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है 1842 टाइम्स। यानी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, अप्रोच टू जीरो नहीं होता है। तो ये दोनों पार्टिकल जो होते हैं बेसिकली एटम के मास को बनाते हैं। तो एटम का मास कैसे कैसे फाइंड करते हैं, हम इस दोनों पार्टिकल को ऐड करते हैं, प्रोटॉन के नंबर को ऐड करेंगे और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करेंगे। इन दोनों के एडिशन से हमें पता चल जाएगा कि एटम का मास क्या है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टिकल होते हैं जिसका मास ज्यादा होता है, जीरो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा होता है, 1836 टाइम्स, और न्यूट्रॉन से कितना ज्यादा होता है, 1842 टाइम्स। ये दोनों पार्टिकल होते हैं जिसका मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, जीरो नहीं होता। तो ये दोनों पार्टिकल जो होते हैं बेसिकली एटम के मास को बनाते हैं, और इसका एटम के मास जो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलता है, एडिशन करके इस नंबर को हम ये मास में मिलता है नंबर के फॉर्म में, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, बेसिकली ये एटॉमिक मास नंबर होता है जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं। तो ये जो नंबर हमें आता है वो एटम के मास को डिफाइन करता है। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, जो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि सपोज एक एटम है फॉर एग्जांपल कैल्शियम, कौन सा एटम है, कैल्शियम एटम है। उस कैल्शियम के अंदर सपोज जो प्रोटॉन होते हैं वो बेसिकली सपोज प्रोटॉन होते हैं 20, और उसके अलावा जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कितने होते, ये प्रोटॉन है 20 प्रोटॉन है, ये 20 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो मुझे पता करना है कि इसका मास नंबर क्या है। कैसे फाइंड करूंगा, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके। अगर हम ऐड करेंगे तो इस कैल्शियम का जो एटॉमिक मास बनेगा वो कितना बनेगा, 40 बनेगा। कितना बनेगा, 40 बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसके अंदर रहते हैं, बेसिकली इस न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर रहकर इस एटम का क्या बनाते हैं, मास। उस मास को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, जो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एडिशन से। तो एटम का जो मास होता है ये ऑर्बिट वाला हिस्सा यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाता, बल्कि कौन सा हिस्सा बनाता है, न्यूक्लियस वाला पार्ट ही एटम का क्या बनाता है, मास बनाते हैं। और उसमें भी कौन बनाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसकी एडिशन से हमें क्या हासिल होता है, बेसिकली एटॉमिक मास नंबर हासिल होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि इस एटम के अंदर ये जो प्रोटॉन होते हैं ना, इस प्रोटॉन का जो नंबर होता है, इस प्रोटॉन के नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एटम के पास दो चीजें होती हैं, एक बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है और दूसरा क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का तादाद होता है, इस प्रोटॉन के सम को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, डिफाइन किया था एक साइंटिस्ट ने करेक्टली, जिसको हम जीटा बोलते हैं। जीटा साइंटिस्ट ने इस एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया था। इसलिए इस एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो प्रोटॉन का सम, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटॉन होता है इसके सम को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो सम है ओवरऑल, इस ओवरऑल सम को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर किससे बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को, और प्रोटॉन का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो बेसिकली एटॉमिक मास नंबर की फाइंड करने की दो इक्वेशन होती हैं, P + M, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो एटॉमिक मास नंबर मिलेगा। यहाँ एटॉमिक नंबर के साथ न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेसिकली एटॉमिक मास नंबर मिलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक बेसिकली क्या हमें ऑब्टेन होता है, एटॉमिक नंबर, जो क्या होता है, बेसिकली प्रोटॉन का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इस दोनों की एडिशन से जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास किससे बराबर होता है, P + N के, यहाँ Z + N के। ठीक है, इसके बराबर होता है।
अगर हम देखेंगे तो सपोज एक एटम है नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन एटम के अंदर इस नाइट्रोजन जो एटम है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल हम पढ़ चुके हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सपोज इसके अंदर जो प्रोटॉन का जो सम है वो, सपोज प्रोटॉन का सम जो होता है वो बेसिकली 7 होता है, और सपोज उसका मास जो है वो बेसिकली 14 है। प्रोटॉन कितने हैं? 7, और मास कितना है? 14। मुझे फाइंड क्या करना है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। कैसे फाइंड करूंगा? जैसा कि एटॉमिक मास नंबर की इक्वेशन क्या होती है, Z प्लस N। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा जैसा कि मुझे एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन मिले हुए हैं और एटॉमिक मास नंबर भी मिला हुआ है, न्यूट्रॉन फाइंड करना है। तो ये Z यहाँ पे प्लस कर रहा है या माइनस करेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? A माइनस Z। यानी एटॉमिक नंबर से जब हम एटॉमिक मास नंबर से जब हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर हम देखेंगे तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 14, और प्रोटॉन नंबर कितना है? 7। तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 7 मिलेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर 1 एटॉमिक मास नंबर, जब इनको दोनों को ऐड करेंगे। उसके अलावा न्यूट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं जब हम एटॉमिक मास नंबर को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके अलावा हम एटॉमिक नंबर भी हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं? जब हम बेसिकली एटॉमिक मास को से माइनस करेंगे क्या? न्यूट्रॉन। तो हमें क्या मिलेगा? बेसिकली एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो बेसिकली जो मास है बेसिकली वो है, सपोज एलिमेंट है, वो एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक एलिमेंट है जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज उसके अंदर जो मास है वो बेसिकली कितना है? उसका मास है सपोज 19। कितना मास है उसका? 19 मास है। और सपोज उसके अंदर जो बेसिकली न्यूट्रॉन है वो बेसिकली न्यूट्रॉन सपोज वो कितने हैं? 10 है। हमें फाइंड करना है कि इस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं। तो इक्वेशन कौन सी अप्लाई करेंगे? A माइनस N। यानी हम इससे क्या माइनस करेंगे? एटॉमिक मास नंबर से ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमें क्या मिलेगा? बेसिकली एटॉमिक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस न्यूक्लियस के अंदर दो क्वांटिटीज होती हैं। एक एटॉमिक नंबर होता है जो प्रोटॉन का सम होता है, और दूसरा एटॉमिक मास नंबर होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, या एटॉमिक नंबर या न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है, ये दोनों चीज होती हैं, किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं? ये न्यूक्लियस की होती है। और ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते मास में। मास कौन बनाता है? बेसिकली न्यूक्लियस। और मास कौन नहीं बनाता? बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता, क्योंकि इसका मास क्या है? 0, पर इनका मास 0 नहीं होता। इसलिए एटम का मास कौन बनाता है? न्यूक्लियस। और उसके अलावा कौन मास नहीं बनाता? इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर और कौन सी चीज होती है? बेसिकली प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन की एडिशन तो है। अगर इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ओवरऑल एटम के पास चार्ज कितनी होगी? 0 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सम ओवरऑल इक्वल है तो इसके अंदर चार्ज कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, तो अगर चार्ज 0 है, एटम न्यूट्रल है, तो एटॉमिक नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए ऑर्बिट when it is in neutral state such number is called atomic number। जैसा कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है। एटम स्टेबल कब होता है? जब इसका जो एटम केमिकली स्टेबल जब होता है, जब इसके ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। ऑर्बिट के अंदर एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस या क्या करता है? गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है तब इसकी एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो बॉन्ड फॉर्म करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। बॉन्ड फॉर्मेशन या ब्रेकिंग को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो एटम केमिकल रिएक्शन लेता है। एटम का कौन सा पार्ट केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है? बेसिकली ऑर्बिट। उसमें भी कौन इन्वॉल्व होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो गेन या लॉस होते हैं, और एटम को क्या अचीव करवाते हैं? स्टेबिलिटी, एनर्जी को डिक्रीज करके। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा पार्ट कौन सा होता है? न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे, यानी एटॉमिक मास नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा,
तो एटॉमिक मास नंबर ज्यादा होने की वजह से प्रोटॉन के बहुत सामने आ जाएंगे, रिपल्शन होगी। इस रिपल्शन हाई होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। एनर्जी अगर न्यूक्लियस की बढ़ जाएगी तो एटम इस एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके तीन पार्टिकल पैदा करेगा, दो पार्टिकल पैदा करेगा, एक एनर्जी, एक अल्फा पार्टिकल, डबल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बीटा, और एक न्यूट्रल रे जिसको हम क्या बोलते हैं गामा। ये तीन रेडिएशन पैदा करेगा, और इस तीन रेडिएशन पैदा करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है इस प्रोसेस या प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में एटम का जो न्यूक्लियस है वो रेडिएशन पैदा करे, अल्फा बीटा और गामा। और कब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली न्यूक्लियस की। ये कौन से एटम शो करते हैं जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा होते हैं, वो जो एटम होते हैं उसका न्यूक्लियस कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, रेडियो एक्टिविटी, यानी कौन से रेडिएशन खारिज करता है, अल्फा बीटा और गामा। जब रेडिएशन लॉस करता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। पर ये जो ऑर्बिट होता है ये रेडिएशन नहीं खारिज करता, ये इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। तो बेसिकली जो एटम होता है, जैसा कि इसका पार्ट दो है इसलिए इसकी प्रॉपर्टी भी दो होती है, एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होती है और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन में हिस्सा कौन सा पार्ट लेता है, ऑर्बिट, और पार्टिकल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर प्रॉपर्टी जो होती है जिसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं उसमें कौन सा पार्ट रहता है, न्यूक्लियस रहता है। तो ये न्यूक्लियरली स्टेबल होने के लिए क्या परफॉर्म करते हैं, रेडियो एक्टिविटी, और ऑर्बिट की वजह से स्टेबल होने की वजह से क्या परफॉर्म करते हैं, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा पार्टिकल जिसका दो पार्ट हो, ऑर्बिट और न्यूक्लियस, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हो, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स और पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एटम बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।